लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं अर्पित दुबे किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम मौजूद हैं जटखोर दिल्ली में ऑर्गेनिक एकड़ में। अगर हम इस कहावत की बात करें तो ये इस शख्स पे बिल्कुल सही बैठती है जिन्होंने जैविक खेती में एक नया मुकाम हासिल किया और उसी को अपना लक्ष्य बना लिया। और ताज्जुब की बात यह है कि उनका नाम भी है लक्ष्य डब्बास। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने जैविक खेती में एक नया मुकाम हासिल किया। तो आइए चलते हैं। लक्ष्य जी, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। तो पहले आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए। जय हिंद साथियों, मेरा नाम लक्ष्य डब्बास है। मैं दिल्ली का एक ऑर्गेनिक फार्मर हूँ और हमारी ब्रांड है ऑर्गेनिक एकड़ के नाम से। और पिताजी का हमारा जो मार्गदर्शन है उसके अंदर में हम पिछले 35 सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो आपने ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे आपका क्या पहले बैकग्राउंड रहा था? आप शुरू से ही खेती कर रहे थे या फिर ये कोई चीज़ चेंज आया जिसकी वजह से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग या खेती की तरफ आपका रुझान गया? मेरे पिताजी जो है वो जब अपना ऑफिसर थे तब भी वो खेती की तरफ पूरा ध्यान देते थे। तो वैसे तो हमारा सारा पढ़ाई भी और सब कुछ शहर के अंदर ही हुआ है, लेकिन मैं उनके काम से हमेशा इंस्पायर्ड था। और मुझे याद है बचपन में वो मुझको फोर्सफुली लाया करते थे, नहीं देखो खेत में कैसे काम होता है, कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं, अपने हिंदी के जो अपने मौसम होते हैं, महीने होते हैं, उनकी जानकारी रखो। तो धीरे धीरे फिर मेरे को जब ये चीज़ें समझ में आने लगी तो तब मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। और बचपन की मेरी काफ़ी बहुत अच्छी यादें हैं। यहीं पर ही मैं गेहूं की कटाई चल रही है या फिर सोइंग चल रही है तो उस टाइम पे आके मैं पापा के साथ सीख रहा हूँ। तो मैंने कॉलेज टाइम के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि मैं इसी के अंदर अपना करियर परस्यू करूँगा। और कॉलेज में काफ़ी चीज़ें करी, म्यूजिशियन भी थे और पढ़ाई भी पूरी कर ली। अपनी मास्टर्स वगैरह कंप्लीट होने के बाद थोड़ा जॉब करा मैंने, बट मेरे को उसमें मज़ा नहीं आया। तो फिर मैंने घर में डिस्कस करके कहा कि मैं ये इसको एज ए एंटरप्रेन्योरशिप लेके जाना चाहता हूँ। तो घर वालों ने पहले तो थोड़ा मना किया कि क्या फ़ायदा है इसमें, कोई अच्छा लाइफ नहीं है। लेकिन फिर बाद में यही डिसाइड हुआ कि अगर करेंगे तो सारे साथ में ही करेंगे। तो फादर मेरे मार्गदर्शन करते हैं, मेरा बड़ा भाई मृणाल डब्बास वो मार्केटिंग पार्ट संभालते हैं और मैं प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ये दो चीज़ें संभालता हूँ फार्म पे। और ये जब खेती कर रहे हैं इसमें आपके इसका फ्यूचर बिजनेस मॉडल क्या है कि जिसका पूरा प्रोसेस क्या है इसमें खेती करने में आपका? बिजनेस मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीता हमें काफ़ी चीज़ें इम्प्रोवाइज करनी पड़ी। और मेन गोल मेरा स्टार्टिंग से ये था कि ये मेरा पैशन है और मेरे को इसको प्रोफेशन में बदलना है ताकि ये कंपनी भी एज सच सस्टेनेबल हो पाए। तो उसी के अंदर हम आज के टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कर ही रहे हैं। यहाँ पे एग्री टूरिज्म का भी है, एक तरीके से एग्रो एजुकेशन फार्म भी है। और यहाँ पे लोग आते हैं, रहते हैं, सीखते हैं। 55-60 के करीब किसान हैं जिनसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करवा के प्रोक्योर करते हैं और उसको ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर, इनफैक्ट अब तो ऑल ओवर इंडिया हम उसको मार्केट करते हैं। और कंसल्टेंसीज भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे सेंस लगती है, जिस चीज़ में मज़ा आता है उस डायरेक्शन में थोड़ा हम करते रहते हैं। अभी पिछले करीबन 2-3 साल से हमारे यहाँ पे फार्मलेट प्रोग्राम भी चल रहा है जिसमें दिल्ली एनसीआर के कई हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जिन्होंने एक तरीके से हमारा फार्म को रेंट कर लिया है। तो 500 स्क्वायर फुट का एरिया वो रेंट कर लेते हैं और उसके अंदर वो जो चाहते हैं वो हमसे लगवा लेते हैं। तो वो भी एक अलग टाइप से बिजनेस मॉडल है जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड कह सकते हैं और काफ़ी अच्छे से फंक्शन कर रहा है। किसानों को, जैसे हमने आपकी पुरानी वीडियोस में भी देखा था कि आपने इन्फॉर्मेशन बताया कि कैसे अलग अलग कंपेनियन फार्मिंग बात करें या इंटीग्रेटेड फार्मिंग बात करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि वो फसल तो कोई भी चीज़ की करते हैं या मेनली ट्रेडिशनल फार्मिंग पे उनका रुझान ज़्यादा रहता है।
तो इसके लिए उनको किस तरीके का प्रोसेस अपनाना चाहिए खेती में, जिससे उनका जो रॉ प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छे दाम में बिक सके? देखिए, इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। मार्केट ऐसा नहीं है कि स्थिर रहता है, चेंज होता रहता है। इसमें वही किसान आगे चल पाएगा जो इनोवेटिव होगा, जो अपनी जनरल नॉलेज बढ़िया रखेगा और जो एक्सपेरिमेंट करता रहेगा, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजीज भी बहुत जल्दी बदल रही है और सोशल मीडिया, ये डिजिटल मार्केटिंग और आजकल फ़ोन होने के बाद कोई भी किसान ऑल ओवर दिल्ली, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड बेच सकता है। कहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है, उसकी करेक्ट फोरकास्टिंग हो पाए और ढंग से प्रोडक्शन हो पाए, तो उसमें ही मुनाफा है। इसके साथ ये तो टेक्स्ट बुक नैरेटिव है ही कि आप उसमें जितना वैल्यू एडिशन कर पाए उतना वैल्यू एडिशन करें। आप चना उगा रहे तो चना का आटा बेचिए, आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। आप अपनी ब्रांडिंग करके लगाएंगे तो उसमें और मुनाफा होगा। हाँ, टाइम लगेगा क्योंकि ब्रांड एस्टेब्लिश करते हुए टाइम लगता है, लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ता है, आपको सर्टिफिकेशंस और अपने सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं। पर ये है कि एंड में वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा और हम ये सब चीज़ें फार्म ट्रेनिंग में और ऑनलाइन क्लासेस में सिखाते भी हैं। बाकी मेरा भी यूट्यूब चैनल है, उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पड़ी हुई है। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोई भी और डाउट है हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या आप पूरे साल भर खेती करते हैं या क्या आपका प्रोसीजर है कि कौन से रोटेशन में खेती होती है? यहाँ पे साल भर ही खेती होती है। हम यहाँ पे एक साल में 5 से 6 एक पैच में फसलें ले पाते हैं। थोड़ी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अच्छी हैं और थोड़ा हम प्लानिंग अच्छे से कर पाते हैं, तो हम कभी भी अपना पैच एक हफ्ते ज़्यादा के लिए खाली नहीं रखते। तो यही है। उसमें मतलब कौन कौन सी खेती है जैसे कि जो आप मेनली कर रहे हैं यहाँ पे, सब्जियों की या फसलों की बात करें तो? हाँ, हमारे पास इस पैच पे अभी 40 के करीब वेजिटेबल्स हैं, थोड़े फ्रूटिंग्स हैं और इसके अलावा जो मोटी फसलें हैं, गेहूं और सरसों, ये भी लगा रखा है। इसके अलावा अभी अरहर दाल जो है उसकी कटाई होने वाली है और ये चना और मसूर, लाल मसूर जो है उसका हम अभी प्लांटेशन कर रहे हैं। तो सर्दियों में अभी हम फसल देख सकते हैं कि आप कौन सी फसल लगा रहे हैं और उनके क्या तरीका है उसको करने का? जी जी बिल्कुल, आइए आप देखें। ठीक है। तो जैसा कि आप साथियों देख सकते हैं, ये हमारा टमाटो का प्लॉट है। इसके अंदर नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि हमने एक ही पैच से 3 फसलें ले ली हैं। तो आप सबसे नीचे देख सकते हैं धनिया उगा हुआ है। ये हमने जब टमाटर लगाया था उसी के साथ धनिया ले लिया था और उसके अंदर ही हमने गोभी ले ली थी। तो हमारा टमाटर जब रेडी हुआ है तब तक हमारी गोभी और धनिया दोनों की हार्वेस्टिंग हो चुकी है और यही एक तरीके से कॉम्पेनियन प्लांटिंग है। टमाटर और ये गोभी की अलग फैमिली है और धनिया जो अपने आप में हर्ब है वो लीफी वेजिटेबल है, अलग फैमिली से बिलोंग करता ही है और साथ में ये पेस्ट को भी रिपेल करता है। और इसमें दूसरी चीज़ नोटिस करने वाली ये है, जो हमने ये जुगाड़ू लो कॉस्ट पॉली हाउस स्ट्रक्चर बना रखा है, इसका मदद लेके हम सीज़न एक्सटेंशन कर पाते हैं। तो टमाटर हमारे नॉर्थ बेल्ट के अंदर अक्टूबर में लगाया जाता है, बट यहाँ पे हमने शेड नेट लगा के टमाटर को जुलाई एंड में ही लगा लिया था, जिसकी वजह से हमारे को जिसकी वजह से हमें 1 महीना पहले ही टमाटर की और गोभी की जो भी सर्दियों की सब्जी है वो मिल गई। अब इसी को हम जब 15 दिसंबर के बाद पन्नी से ढक देंगे तो ये फ्रॉस्टिंग जो पाला बोलते हैं उससे भी बचाएगा। लक्ष्य जी, इसमें अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो क्या ओवरऑल पूरा कॉस्ट आता है? अगर ये जुगाड़ू पॉली हाउस बनाने को देखें तो कोई किसान अगर बनाना चाहता है तो उसमें क्या पूरा इसका ओवरऑल कॉस्ट आएगा? जी, इस पे मेरी एक बहुत अच्छी डिटेल वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब पे। नंदलेस इसमें बहुत ही सस्ता पड़ता है, ये 20,000 के करीब हमारा खर्चा आता है। और अच्छी बात यह है कि ये 8 साल तो मेरे को हो गए सेम लगाए हुए। आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत वेयर एंड टेयर है। ये नॉर्मल जो हमारी पाइप है, जो इलेक्ट्रिक पाइपें होती है पीवीसी की, जो बिजली वाले यूज़ करते हैं, वो वाली पाइपें हैं। ये 1 इंची की है या 1.25 इंची की है और इसके अंदर हमने कुछ नहीं 2 फुट का सरिया गाड़ रखा है ज़मीन में। 1 फुट वो अंदर है, 1 फुट ऊपर है। उसके अंदर पीवीसी पाइप डाल दी, उसको यहाँ पे इधर कर दिया। ये 12 फुट की इसकी दूरी है, जिसके बाद इसमें अराउंड 7 फीट हमें अराउंड क्लियरिंग मिल जाती है। और
इसके अंदर हमने सपोर्ट के लिए ये 5 दे रखे हैं, आप 3 भी दे सकते हैं, एक इधर और एक इधर, वो भी आपको सफिशिएंट प्रोटेक्शन दे देगा। लेकिन जब पन्नी लगाते हैं हम तो पानी घुसने के कारण थोड़ा प्रेशर आ जाता है, जिसके लिए हमने ये बांस के बीच में सपोर्टिंग दे रखे हैं 25-30 फीट पे। तो आप इसको तैयार कर सकते हैं, इसको आप इतना बड़ा भी ना बनाना चाहें, आप बिल्कुल छोटा कर सकते हैं, कवर क्रॉपिंग कर सकते हैं। ये एक तरीके से टनल पॉली हाउस है और मैं सभी किसान साथियों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप सरकार पे सब्सिडी के पीछे ना भागे, आप कोई और आके मदद कर दे, कोई और कुछ ऐसी नई चीज़ मिल जाए उसके पीछे ना भागे। आप वही चीज़ करिए जो आप करते हैं, लेकिन उसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं और सस्ते में कैसे कर सकते हैं वो सोचिए। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे को गर्मियों के अंदर टमाटर जब लगाना है तो उसको थोड़ा ठंडक चाहिए, तेज़ धूप नहीं चाहिए। स्पेशली जो सावन भादों की धूप होती है बरसातों के बाद, वो बहुत तेज़ होती है। तो उसके लिए इस पर अगर हरा नेट आ जाए, उसके अंदर हमारा टमाटर आराम से कल्टीवेट हो सकता है। तो आपका 1 से 2 महीना हमारा ये अर्ली हो गया और इसी को हम यूज़ करेंगे बाद में। जब ये टमाटर ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें जनवरी 15 लोहड़ी के बाद इसी के अंदर हम घिया तोरी की सब्जियां लगा लेंगे। उस टाइम पे सर्दी ज़्यादा होती है तो उसको पॉली हाउस यानी ग्रीन हाउस बना के, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट स्ट्रक्चर, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसका इस्तेमाल करके हम इसमें हीट को ट्रैप कर लेंगे। और जब बाहर टेम्परेचर हमारा 15 से 20 डिग्री होगा तो पॉली हाउस के अंदर हमारा 25 से 30 डिग्री पहुंच जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। मेन हमारे को ये होना चाहिए कि मेरे को क्या पर्पस अचीव करना है। पर्पस ये है कि मुझे इसके अंदर गर्मी करनी है, तो हमने पन्नी डाल दी। 200 माइक्रोन की आप यूवी ट्रीटेड पन्नी ले सकते हैं, अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे, आपको 3-4 साल तक वो कहीं नहीं जाएगी। और इसी के साथ साथ आप इसके अंदर अगर आपको छाँव करनी है, ठंडक करनी है, तो आपने इसके अंदर शेड नेट डाल दिया। काले रंग का डाल सकते हैं, हरे रंग का डाल सकते हैं, दोनों इक्वली गुड है। और इसको हम बरसातों में भी यूज़ करते हैं। बरसातों के अंदर हम इसके ऊपर इंसेक्ट नेट डाल देते हैं, वो हमारा नर्सरी के अंदर है, आप उसको देख सकते हैं। तो वो इंसेक्ट नेट हमारा 40 माइक्रोन का ला सकते हैं या फिर 50 मैश साइज ला सकते हैं। वो आपके मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल कर देगा। एक तरीके से मच्छरदानी बन जाएगी ये पूरी। और इसमें अगर जैसे कीड़े वगैरह से बचाव के लिए अगर देखें पूरे टाइम में, तो उसमें क्या हम अलग अलग चीज़ें हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए? जी देखिए, वही है, किसानों को थोड़ा सा अवेयर भी होना पड़ेगा और अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। सब साइंटिस्ट पे आप नहीं छोड़ सकते कि वो आएंगे और वो कुछ बताएंगे, या कोई ऐसी नया बीज दे के जाएंगे जिससे कीड़े ना लगे, या फिर कोई एक ऐसी दवाई जिससे सारे कीड़े मर जाए। आपको समझना पड़ेगा कि कीड़े हमारे साथी हैं, कीड़े नेचर का पार्ट है। और आप सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ मैं सब्जियों का उसमें कीड़े ना लगे। कीड़े हमारी भी फसल में लगते हैं, पर उनका बेटर मैनेजमेंट कैसे करें उसमें आपका सक्सेस और फेलियर लाई करता है। आप इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमने ये स्टिकी ट्रैप इंस्टॉल कर रखे हैं। ये आप खुद भी बना सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। ये स्टिकी ट्रैप एक तरीके से मॉनिटरिंग का काम करता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ हाउस फ्लाइज हैं, फ्रूट फ्लाई है, वाइट फ्लाई है, ये सब इसमें फंसे हुए हैं। अब इसमें ये है कि मुझे एक बार ही देख के ये पता लग जाता है कि मेरी फील्ड के अंदर कौन कौन से कीड़े आ गए। अब वो कीड़े आने के बाद हम 2 ट्रैप लगा सकते हैं, एक तो हम लाइट ट्रैप लगा सकते हैं और एक फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। अब आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे स्टिकी ट्रैप के अंदर मुझे यहाँ पता लगा कि ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बोरर जो एक मॉथ होता है वो आ गया है। तो मैं फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। इसके अंदर जो भी कीड़ा है उसका ल्योर लगाया जाता है यहाँ पे, ये सफेद रंग का आप देख रहे होंगे, और इसकी खुशबू से अट्रैक्ट होके जितने भी कीड़े हैं जो उस प्रजाति के हैं, आप देख सकते हैं डायमंड ब्लैक मॉथ है, ये इधर आते हैं और ये इसके अंदर फंस जाते हैं। अगर ये इसमें नहीं फंसते तो ये मेरे सारे बैंगनों के अंदर अपने बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। तो इस हिसाब से हम स्मार्टली कर सकते हैं। इसमें ना केमिकल लगा, ना ही हमारा कुछ ज़्यादा खर्चा हुआ, और मेरे को जो कीड़े हानिकारक हैं वो मैंने पकड़ लिए। उसके बाद हम दवाइयाँ तो बनाते ही हैं। नीमास्त्र आप यूज़ कर सकते हैं, नीम ऑयल मिल जाए वो बढ़िया चीज़ है। आपके पास आक, भाग, धतूरा, आक्टा, जो कैस्टर ऑयल वगैरह है, जो कैस्टर की पत्तियाँ वगैरह है, उनका हम घोल बना के एक तरीके से दशपर्णी दवाई का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव है। आपको एक ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जितने भी कीड़े होते हैं उनकी आईसाइट अच्छी नहीं होती है।
हमारा विजन बहुत अच्छा है भगवान की दया से। और जो कीड़े होते हैं वो लाइट को सिर्फ ब्राइट और डार्क स्पॉट्स देख पाते हैं, तो इसके लिए हम स्टिकी ट्रैप इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे उनको येलो ब्राइट स्पॉट दिखता है वो उसकी तरफ आकर्षित होकर चिपक जाते हैं। सिमिलर आपने देखा होगा जब स्ट्रीट लाइट जल रही है या घर के अंदर आपकी कोई लाइट जल रही है तो लाइट के आसपास आपके कीड़े मंडराते रहते हैं, तो वो उस लाइट को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने लाइट ट्रैप बना रखा है और स्टिकी ट्रैप बना रखा है। दूसरी चीज़ जो कीड़े अट्रैक्ट होते हैं वो है फेरोमोन, यानी कि खुशबू को। हमारे से ज़्यादा इनकी खुशबू की सेंस डेवलप होती है। अब इतने बड़े खेत में इनको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे मेरे मतलब की सब्जी है? वो खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं। उस खुशबू को ही हम इस्तेमाल करके फेरोमोन ट्रैप बनाते हैं, जिसमें हमने उनकी ही फीमेल की खुशबू लगा रखी है और वो उसमें आके फंस गए। दूसरा हम क्या करते हैं कि हम बीच बीच में जैसे दिखाया मल्टी क्रॉपिंग करते हैं। कहीं धनिया लगा दिया, फिर गोभी लगा दी, फिर टमाटर लगा दिया, फिर बैंगन लगा दिया। इसके अंदर धनिया की जो खुशबू है वो इसकी खुशबू को मास्क कर लेगी, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे है। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज है। हम 2 घंटा इस पे आराम से बात कर सकते हैं। कहते हैं युवा बदलाव लाते हैं, और आपने मेरे साथ मौजूद लक्ष्य डबाज से खुद सुना कि कैसे उन्होंने पारंपरिक खेती में ऑर्गेनिक फार्मिंग और नए तकनीकों का इस्तेमाल करके न सिर्फ बदलाव लाया है बल्कि ज़्यादा लाभ भी कमाया है। ऐसे ही कुछ और तरीकों के बारे में जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और आपको हमारी अगली वीडियोस जो उनके साथ हमने पूरी सीरीज की है उसके बारे में आप जान सकते हैं। और हाँ, साथ ही आप हमें कमेंट सेक्शन जो आपके नीचे दिया गया है उसमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और कुछ और भी विषयों के बारे में जानकारी दे सकते हैं जिस पर हम आपके लिए आगे वीडियो लेकर आएंगे। किसान ऑफ इंडिया से जुड़ने के लिए धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।